पाक में चीन की मदद से बांध बनाने पर अड़ा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भारत की आपत्ति के बावजूद अपने कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में दियामिर भाषा बांध के निर्माण के फैसले पर अड़े रहने का फैसला किया है। उसने भारत की आपत्ति को हास्यास्पद करार दिया है। पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के जल एवं ऊर्जा विकास प्राधिकरण के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त मुजम्मिल हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में दियामिर भाषा बांध के निर्माण पर भारत के कड़े ऐतराज को बेकार व हास्यास्पद करार देते हुए कहा कि हम यह बांध अपने क्षेत्र में बना रहे हैं। संत कबीर नगर में 6 नए कोरोना पॉजिटिव। संत कबीर नगर में कोरोना के 6 और संक्रमित रोगी पाए गए हैं। इसमें से 2 संपर्क में आने के कारण संक्रमित हुए हैं और 4 पूल सैंपलिंग में संक्रमित पाए गए हैं। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 55 हो गई है। जंगलकला निवासी एक व्यक्ति 14 मई को मुंबई से ट्रेन से आया था। जांच में कोरोना के लक्षण पाए गए थे, जिसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। इसी प्रकार मुंडेरी गांव के एक व्यक्ति की कोरोना के संक्रमण से मौत हो गई थी। उसके संपर्क में आए एक और व्यक्ति में कोरोना का लक्षण पाया गया है। इसके अलावा ट्रांजिट सेंटर से पूल में नमूने संकलित किए गए थे, जिसमें 4 संक्रमित पाए गए हैं। सभी को इल-1 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इसकी पुष्टि जिलाधिकारी ने की है। चीन, पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते चट्टान की तरह मजबूत। चीन ने बृहस्पतिवार 21 मई को कहा कि वह अपनी पड़ोसी कूटनीति में पाकिस्तान को प्राथमिकता देना जारी रखेगा और अपने प्रगाढ़ संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगा। दोनों करीबी मित्र देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 69 वर्ष पूरे हुए हैं। पाकिस्तान ने 1951 में चीन को मान्यता दी थी। भारत ने उससे 1 साल पहले ही चीन को मान्यता प्रदान कर दी थी। भारत एशिया का पहला गैर कम्युनिस्ट देश था जिसने 1950 में चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान के राजनयिक संबंध भले ही देर से स्थापित हुए, लेकिन बाद में वह कम्युनिस्ट चीन का सबसे करीबी सहयोगी बन गया। हाल के वर्षों में 60 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के साथ दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। यह चीन द्वारा विदेश में किया गया सबसे बड़ा निवेश है। सीएम योगी ने 4 लेन की खातिर तुड़वाई गोरखनाथ मंदिर की दुकानें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक निर्माणाधीन 4 लेन में बाधक बन रही गोरखनाथ मंदिर की चहारदीवारी और दुकानों को तोड़ने का आदेश दिया था। इस आदेश को अमल में लाते हुए दुकानों को पीडब्ल्यूडी के एनएच विभाग ने तोड़ना शुरू कर दिया है। मुख्य गेट से लेकर दूसरे गेट तक 2 दर्जन से अधिक दुकानों को तोड़ दिया गया है। मंदिर परिसर से जुड़ी करीब 200 दुकानें तोड़ी जानी हैं। चीन से हटने वाली कंपनियां आना चाहती यूपी। विदेशी कंपनियों को यूपी लाने की योगी सरकार की मुहिम लॉकडाउन के दौरान भी रंग ला रही है। अमेरिका की कंपनी मास्टर कार्ड ने यूपी सरकार संपर्क कर राज्य के एमएसएमई सेक्टर में सहयोग करना चाहती है। उसकी योजना ग्रामीण क्षेत्रों क्रेडिट कार्ड योजना में निवेश करने की है। मास्टर कार्ड ग्लोबल पेमेंट व टेक्नोलॉजी की मल्टीनेशनल कंपनी है। मास्टर कार्ड की रणनीति ग्रामीण क्षेत्रों किराना स्टोर में डिजिटल पेमेंट की सुविधा को बढ़ावा देने की है। मास्टर कार्ड उन अमेरिकन कंपनियों में है जो चीन से अपना कारोबार शिफ्ट कर भारत समेत कई दूसरे मुल्कों में अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। कंपनी ने यूपी के साथ निवेश सहयोग के लिए राज्य के एमएसएमई व निवेश प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को पत्र लिखा है। असल में पिछले महीने ही यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के फोरम पर यूपी सरकार ने वेबीनार के जरिए 2 दर्जन अमेरिकन कंपनियों से बात कर यूपी में बेहतरीन माहौल के बारे में बताया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से मारने की धमकी। यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बम से हमला करने की धमकी दी गई। यह धमकी मैसेज करके दी गई थी। कंट्रोल रूम से तुरंत इसकी सूचना पुलिस अफसरों को दी गई। हड़कंप की स्थिति के बीच ही पुलिस ने धमकी देने वाले के नंबर पर पड़ताल शुरू कर दी गई। इस संबंध में गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इंस्पेक्टर धीरज कुमार की ओर से दर्ज एफआईआर के मुताबिक यूपी 112 के सोशल मीडिया डेस्क के व्हाट्सएप नंबर पर 7570000100 पर मोबाइल नंबर 8828453350 से गुरुवार रात 12:32 पर धमकी भरा मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि मैं योगी आदित्यनाथ को बम से हमला कर जान से मार दूंगा। फिर उसने योगी को कुछ लोगों की जान का दुश्मन बताया। पुलिस इस नंबर की पड़ताल कर रही है। आरोपी के बारे में कई जानकारी पुलिस को मिल गई है। पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग। पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापा है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस को शुक्रवार को फोन कर जम्मू कश्मीर के लिए स्थानीय निवास संबंधी कानून को बदलने के भारत के फैसले पर चिंता जाहिर की। स्थानीय निव सर डोमिसाइल संबंधी कानून के तहत वे सभी व्यक्ति और उनके बच्चे जो जम्मू कश्मीर में 15 साल रहे हों या 7 साल तक पढ़ाई की हो और केंद्र शासित प्रदेश के किसी शैक्षणिक संस्थान से 10वीं या 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए हों, वे सभी स्थानीय निवासी माने जाने के पात्र होंगे। प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचा रहे हैं सोनू सूद। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद लॉकडाउन में दिल खोलकर लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। अभी तक वह सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचा चुके हैं। इसके साथ ही वह सोशल मीडिया पर भी मदद मांगने व ले लोगों से संपर्क कर उनकी सहायता कर रहे हैं। हाल ही में बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति ने ट्वीट कर कहा कि हम लोग 16 दिन से पुलिस चौकी के चक्कर लगा रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है, हमें बिहार जाना है। इस ट्वीट पर सोनू ने रिप्लाई करते हुए कहा, भाई चक्कर लगाना बंद करो और रिलैक्स करो। 2 दिन में बिहार में अपने घर का पानी पियोगे, डिटेल्स भेजो। ट्रंप प्रशासन ने चीन के कई संस्थाओं पर लगाया बैन। चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस के दुनिया भर में फैलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को लेकर काफी हमलावर रहे हैं। अब ट्रंप प्रशासन ने चीन की 2 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनम से एक संस्था सैन्य प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ा रही थी, तो दूसरी संस्था बीजिंग में चीन के मुस्लिमों पर हुए हमलों का समर्थन कर रही थी। दोनों को अमेरिकी प्रशासन ने प्रतिबंधित कर दिया है। वाणिज्य विभाग ने शुक्रवार को पश्चिमी चीन में जिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में कथित मानव अधिकारों के उल्लंघन में को लेकर 9 संस्थाओं के नाम दिए थे। सूची में 7 कंपनियों को शामिल किया गया है जो क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी निगरानी में बीजिंग की सहायता करते हैं। कई एयरलाइंस ने शुरू की बुकिंग। एयर इंडिया समेत अन्य एयरलाइंस ने 25 मई से दोबारा शुरू हो रही घरेलू उड़ानों के लिए शुक्रवार से बुकिंग शुरू कर दी। वहीं किफायती विमानन सेवाएं देने वाली कंपनी गोया का घरेलू परिचालन 1 जून से शुरू होने की संभावना है। सूत्रों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परिचालन और नियामक से जुड़ी कुछ दिक्कतों के कारण गोया को देरी हो रही है। गोया को छोड़ शेष सभी भारतीय विमानन कंपनियों ने शुक्रवार से टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है। सीपीईसी पर अमेरिका का बयान चीन को खटका। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी मामले में अमेरिकी राजनयिक एलिस वेल्स के बयान पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है और कहा है कि अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान के संबंधों को खराब करने की नाकाम कोशिश की है। पाकिस्तान ने भी वेल्स के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि सीपीईसी को लेकर कोई अंदेशा नहीं होना चाहिए, उसे इस परियोजना से लाभ हुआ है। पाकिस्तान स्थित चीनी दूतावास ने वेल्स के बयान पर कहा है कि वह अतीत में भी ऐसी बेबुनियाद बातें करती रही हैं। चीनी दूतावास ने अपने बयान में कहा, हम पाकिस्तान को बराबर का भागीदार समझते हैं। हम पाकिस्तान से डू मोर अमेरिका द्वारा पाकिस्तान पर आतंक के खिलाफ और अधिक कार्रवाई करने का दबाव की मांगे नहीं करते रहते हैं। हम पाकिस्तान के विकास में यकीन रखते हैं और कभी इसके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देते। हमने हमेशा क्षेत्र में पाकिस्तान की सकारात्मक भूमिका को उजागर किया है। हमें किसी शिक्षक, विशेषकर अमेरिका जैसे शिक्षक की जरूरत नहीं है। योगी कोरोना से मानवता की रक्षा की कामना के साथ किया रुद्राभिषेक। गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार की सुबह गोरखपुर में कोरोना से मानवता की रक्षा की कामना के साथ रुद्राभिषेक किया। गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित शक्ति मंदिर में भगवान शिव का महाभिषेक करके उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही मानव जाति के कल्याण, उद्धार, समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। मठ पुरोहित आचार्य रामानुज त्रिपाठी ने मठ के प्रथम तल पर स्थित शक्ति मंदिर में रुद्राभिषेक कराया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। करीब 2 घंटे चला यह अनुष्ठान शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अष्टाध्यायी के 8वें अध्यायों के पाठ के महामंत्रों द्वारा संपन्न कराया गया। हांगकांग के प्रदर्शनकारियों को कुचलने की तैयारी में चीन ने हांगकांग के ऊपर नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के अपने विवादास्पद फैसले को लेकर भारत एवं अन्य देशों का समर्थन मांगा है और कहा है कि इसका लक्ष्य इस पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी में पृथकतावादी ताकतों को काबू में रखना है जिन्होंने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की धार को कुंद करने के लिए चीन ने नए मसौदा कानून के कारणों को स्पष्ट करते हुए भारत एवं अन्य देशों को पत्र लिखा है और कहा है कि हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना विशुद्ध रूप से चीन का अंदरूनी विषय है।
चीन ने हांगकांग पर अपना नियंत्रण मजबूत बनाने के लिए शुक्रवार को अपनी संसद में हांगकांग में विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मसौदा पेश किया था। इसे 1997 के बाद से हांगकांग की क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं निजी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। हांगकांग 1997 में ही चीन शासन के अंतर्गत आया था। सीएम योगी 2 फोर लेनों के निर्माण काम को मानसून से पहले पूरा कराएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि मानसून से पहले मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया, असुरन से मेडिकल कॉलेज रोड और कौलेसर जंगल कौड़िया 4 लेन बाईपास का निर्माण पूरा किया जाए। निर्माण के लिए जिम्मेदार संस्थाएं लापरवाही पर स्वयं को कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रखें। संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, इसलिए लापरवाही किसी स्तर पर न की जाए बल्कि शिफ्ट में ड्यूटी लगाकर दिन रात काम किया जाए। सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बचाव के बीच विकास कार्यों की रफ्तार भी बनाए रखनी होगी। बैठक में डीएम ने 15 जून तक निर्माण कार्य पूरा करने का सीएम को आश्वासन दिया। गोरखपुर कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए। रविवार को गोरखपुर जिले में कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए। जिला प्रशासन के मुताबिक मोहद्दीपुर में एक युवक, गुलरेहा में 2, बांसगांव के लालपुर में एक मामला सामने आया है। इसके अलावा सरदारनगर के बेलवा बुजुर्ग और बड़हलगंज के रामपुर डेवरा ग्राम पंचायत का डूमरी टोला निवासी एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए तत्काल एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इन रिपोर्ट के बाद संबंधित क्षेत्रों में हड़कंप की स्थिति है। बीआरडी में बनेगी BSL-3 लैब। पूर्वी यूपी में कोरोना से जंग में मुख्य किरदार निभाने वाले बीआरडी मेडिकल कॉलेज को शासन ने तोहफा दिया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में BSL-3 बायोसेफ्टी लैब लेवल 3 तैयार होगा। मुख्यमंत्री की पहल पर लैब की मंजूरी मिली है। L&T कंपनी लैब तैयार करेगी। लैब में कोरोना, इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया जैसी बीमारी की जांच हो सकेगी। लैब कोबास मशीन से लैस होगी। मशीन का ऑर्डर भी शासन ने कर दिया है। कोरोना से निपटने और बेहतर जांच के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में BSL-3 लैब को मंजूरी मिल गई है। कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की टीम लैब में कोरोना सहित अन्य गंभीर बीमारियों की जांच आधुनिक मशीन कोबास से कर सकेगी। अभी इस तरह की लैब की लखनऊ के जेएमयू और पीजीआई में ही है। वापस आते ही किम जोंग उन ने की हाई लेवल मीटिंग। बीते कुछ समय पहले रहस्यमयी तरीके से गायब रहने वाले नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अज्ञातवास से आते ही परमाणु क्षमता बढ़ाने की कवायद को तेज कर दिया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के नेतृत्व में केंद्रीय सैन्य आयोग बैठक हुई। इस बैठक में परमाणु युद्ध निरोध और परमाणु मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए नई नीतियों पर चर्चा की गई। यह जानकारी देश की स्टेट मीडिया ने रविवार को दी। नॉर्थ कोरिया की स्टेट न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के केंद्रीय सैन्य आयोग की बैठक में महत्वपूर्ण सैन्य क्षमता और सशस्त्र बलों के विकास के लिए संगठनात्मक और राजनीतिक उपायों को लेकर चर्चा हुई। भैया के लिए छोटे भाई ने सारा सामान लेकर पेड़ की छाव में चला गया। पीपीगंज के गांगपार निवासी प्रमोद साहनी 4 दिन पहले मुंबई से लौटे। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें होम क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया। वह घर पहुंचे और पिता बैजनाथ को समस्या बताई। बैजनाथ इस चिंता में डूब गए कि महज 2 कमरे के मकान में प्रमोद के होम क्वारंटीन के लिए अलग कमरे का इंतजाम कैसे करें। पिता की चिंता और प्रमोद की पीड़ा छोटे भाई रामप्रवेश ने पढ़ ली। उसने अपने कमरे से सारा सामान निकाला और बाहर पेड़ की छाव में लेकर चला गया। रामप्रवेश ने प्रमोद ने कहा, भैया आप इस कमरे में रहेंगे, 14 दिन घर पर ही बिताएंगे। आप बाहर निकले या बाहर सोए तो आपको यहाँ से लोग क्वारंटीन सेंटर लेकर चले जाएंगे। रामप्रवेश की बात सुनकर प्रमोद और पिता भावुक हो गए। रामप्रवेश ने भाई का सारा सामान उठाया और कमरे में रख दिया। खुद बाहर चारपाई लगवा ली। रामप्रवेश अब बीते 4 दिन से बाहर ही सो रहा है। मॉडल एम्बली की अचानक मौत बनी रहस्य। मिस यूनिवर्स न्यूजीलैंड फाइनलिस्ट एम्बली की 23 साल की उम्र में मौत हो गई है। फिलहाल उनकी मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। उन्होंने खुद के दम पर मॉडलिंग की दुनिया में बहुत कम उम्र में अपनी पहचान बनाई थी। ली की मौत की सूचना मॉडल टैलेंट एजेंसी द टैलेंट ट्री ने फेसबुक पर दी। द टैलेंट ट्री ने 18 मई को फेसबुक पर पोस्ट किया कि एम्बली फ्रिस हमारी मौलिक मॉडल्स में एक थी। उनकी मौत से हमें गहरा धक्का लगा है। वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही टैलेंटेड। उन्होंने मिस यूनिवर्स न्यूजीलैंड प्रतिस्पर्धा 2018 में जगह बनाई थी। उनकी मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस का कहना है कि उनकी मौत अचानक हुई है।
हम इस खूबसूरत और टैलेंटेड मॉडल के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। चीन ने लद्दाख में सेना बढ़ाई। चीनी सेना ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा, लैक पर पेंगोंग त्सो झील और गालवान घाटी में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। इससे उसने साफ संकेत दिया है कि वह निकट भविष्य में भारतीय सेना के साथ टकराहट की स्थिति को छोड़ने वाली नहीं है। शनिवार को सूत्रों ने इस आशय की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना के साथ इस क्षेत्र में जारी तनातनी के बीच चीनी सेना ने गैलवान घाटी में अपनी उपस्थिति में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। पिछले 2 हफ्ते में 100 नए टेंट खड़े किए हैं और बंकरों के निर्माण के भारी उपकरण भेजे हैं। कोरोना वायरस को मात देने में जर्मनी सबसे आगे। कोरोना से जहां एक और दुनिया त्रस्त है, वहीं कुछ देशों से राहत की खबरें भी हैं। जर्मनी में इस महामारी से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा, करीब 90% हो गई है। प्रमितो देशों में 7वें नंबर पर मौजूद जर्मनी में 1,79,768 में से 1,59,900 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर लौट चुके हैं। वहां इस बीमारी से मरने वालों की संख्या भी काफी कम है। अब तक 8,354 लोगों की मौत हुई है और 11,514 मामले ही सक्रिय हैं। दुनिया में अभी 53,68,262 संक्रमितों में से 3,42,341 की मौत हो गई है और 22,23,895 ठीक हुए हैं। चांद का हुआ दीदार। देश में सोमवार को मनाई जाएगी ईद उल फित्र। आप सभी पाठकों को इंडियन न्यूज एरा की तरफ से ईद उल फित्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईद का चांद दिखाई दे गया है। पूरे भारत में अब सोमवार को ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाएगा। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाह कि इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि ईद का चांद दिखाई दे गया है। पूरे देश में 25 मई को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। हालांकि केरल और जम्मू कश्मीर राज्यों में शनिवार को ईद के चांद के दीदार होने के बाद आज ही ईद मनाई जा रही है। ईद उल फित्र भूख प्यास सहन करके 1 महीने तक सिर्फ खुदा को याद करने वाले रोजेदारों का अल्लाह का इनाम है। सेवैयां में लिपटी मोहब्बत की मिठास इस त्योहार की खूबी है। मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार कहा जाने वाला यह पर्व न सिर्फ हमारे समाज को जोड़ने का मजबूत सूत्र है, बल्कि यह इस्लाम के प्रेम और सौहार्द भरे संदेश को भी पुरस्कार ढंग से फैलाता है। बता दें कि ईद उल फित्र का चांद दिखाई देने के साथ ही रमजान का महीना खत्म हो जाता है और शव्वाल का महीना शुरू होने के साथ ईद मनाई जाती है। इसलिए चांद के हिसाब की वजह से दुनिया भर में ईद मनाने की तारीख अलग अलग होती है। दिल्ली में आज भी प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज भी प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। रविवार को जहां न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, वहीं आज बढ़कर 27 डिग्री सेल्सियस हो गया है और अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक जाने की उम्मीद है। रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री दर्ज किया गया। हीट वेव के चलते मौसम विभाग ने आज दिल्ली में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली के अलावा राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी हरियाणा में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 2000 तालिबानी कैदियों को रिहा करने के निर्देश दिए। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने रविवार को जेल में बंद करीब 2000 तालिबानी कैदियों को रिहा करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति के प्रवक्ता सेदिक सिद्दीकी ने यह जानकारी दी। इससे पहले शनिवार को ईद उल फित्र के अवसर पर तालिबान ने संघर्ष विराम की घोषणा की थी। गानी ने इस कदम का स्वागत करते हुए घोषणा की थी कि तालिबानी कैदियों को रिहा करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रपति गानी ने आज तालिबान के ईद के मौके पर संघर्ष विराम की घोषणा करने के बदले एक अच्छे संकेत के तौर पर 2000 तालिबानी कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है। सरकार शांति की पेशकश का विस्तार कर रही है और शांति प्रक्रिया की सफलता सुनिश्चित करने के लिए और कदम उठा रही है। यूपी तय समय पर ही होंगे पंचायत चुनाव। लॉकडाउन में ढील बढ़ने के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही करवाए जाने की तैयारी भी तेजी से शुरू होगी। अगर आने वाले महीनों में स्थितियां बद से बदतर नहीं हुई तो कोरोना संकट से उपजे हालात में फिलहाल प्रदेश सरकार का पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। राज्य के पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। बकौल श्री चौधरी, मुझे नहीं लगता कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की कोई जरूरत पड़ेगी। चुनाव की तैयारियों के बाबत उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दरमियान प्रदेश की करीब 1000 ग्राम सभाओं का शहरी क्षेत्र में विलय हुआ है। राज्य के 48 जिले सीमा विस्तार से प्रभावित हुए हैं।
इनमें उतने क्षेत्र में ही परिसीमन होगा जो आंशिक रूप से पंचायत में शामिल हुई हैं। मुरादाबाद, संभल और गोंडा में 2015 के चुनाव में परिसीमन नहीं हो सका था। इन कुल 51 जिलों में नए सिरे से वार्डों का परिसीमन किया जाना है। जैसे वार्ड बन जाएंगे उसके तुरंत बाद ही मौजूदा वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी जाएगी, फिर आयोग इस वोटर लिस्ट का वृहद पुनरीक्षण का काम शुरू करवा देगा। चीन, विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने हांगकांग में विवादित नए सुरक्षा कानून को लागू करने के पक्ष में दलील देते हुए रविवार 24 मई को कहा कि पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश पर गैरकानूनी रूप से अत्यधिक विदेशी दखलंदाजी के कारण चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लागू कर चीन उस पर अपना नियंत्रण पुख्ता करना चाहता है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने नए कानून को हांगकांग के लिए एक मौत की घंटी करार दिया था। वांग ने हांगकांग में किसी भी प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि यह चीन का आंतरिक मामला है और किसी भी प्रकार की बाहरी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हांगकांग मसले पर गैरकानूनी रूप से अत्यधिक विदेशी दखलंदाजी के कारण चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। बढ़ रही है बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें। कोरोना संक्रमण के खतरों के बीच गाड़ियों की कम आवाजाही और फैक्ट्रियों में कम उत्पादन का असर बिल्डिंग मटेरियल पर साफ दिख रहा है। भवन निर्माण में लगने वाले सभी सामान की कीमतें बढ़ रही हैं। निर्माण एजेंसियों ने कार्य को धीमा कर दिया है तो निजी मकानों के निर्माण पर भी ब्रेक लगता दिख रहा है। सर्वाधिक कीमतें ईंट और मॉडर्न बालू की बढ़ी हैं। लॉकडाउन में आवागमन की बाधा, फैक्ट्रियों में कम उत्पादन, बेमौसम बारिश जैसी दिक्कतों से बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण PWD से लेकर अन्य विभागों में काम पर महंगाई का असर दिख रहा है। चीन में सामने आए कोविड-19 के 11 नए मामले। चीन में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के 11 और नए मामलों की पुष्टि की गई है। इन नए मामलों के बाद देश में बाहर से आए कोरोना मामलों की संख्या 1724 हो गई है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने सोमवार को नियमित रिपोर्ट में यह जानकारी दी। आयोग के अनुसार यह नए मामले भीतरी मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र और सिचुआन प्रांत में दर्ज किए गए हैं। बाहरी मामलों में से 1678 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है तथा 46 मरीजों का उपचार किया जा रहा है और एक की हालत गंभीर है। इस दौरान इस बीमारी से किसी की मौत की कोई रिपोर्ट नहीं है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के केंद्र चीन में अब तक 84,093 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,638 लोगों की मृत्यु हुई है। भारत आने वाले हर यात्री को 14 दिन क्वारंटीन होना अनिवार्य। महामारी रोकने के लिए अब सरकार कई कड़े नियम बना रही है। इसी के तहत अब केंद्र सरकार ने नया दिशा निर्देश जारी किया है। अब भारत में आने वाले हर यात्री को 14 दिन क्वारंटीन होना ही होगा। साथ ही खर्च भी खुद उठाना पड़ेगा। इसके अलावा भी कई कड़े नियम होंगे लागू। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हवाई, समुद्री और भूमि मार्गों के माध्यम से विदेशों से भारत में आने वाले यात्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से 14 दिनों के एकांतवास क्वारंटीन में रहना होगा। विदेश से आने वाले यात्रियों को अपने खर्च पर 7 दिनों तक संस्थागत इंस्टीट्यूशन एकांतवास में जबकि बाकी बचे 7 दिनों तक घरों में ही एकांतवास होम आइसोलेशन में रहना होगा। मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि इंटरनेशनल फ्लाइट बोर्ड करने से पहले यात्रियों को एक शपथ पत्र देना होगा कि वो यात्रा पूरी होने के बाद 14 दिनों के क्वारंटाइन में रहेंगे। वर्कर्स के बिना कैसे होगा काम? लॉकडाउन में ढील मिली, बाजार खुले तो काम करने के लिए वर्कर नहीं मिल रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अध्यक्ष BC भरतिया बताते हैं कि 80% वर्कर अपने अपने इलाकों में जा चुके हैं। काम करने के लिए 20% वर्कर बचे हैं जो कि लोकल हैं और इनमें से केवल 8% वर्कर दोबारा उसी जगह पर लौटे हैं जहां पहले वह काम कर रहे थे। कोरोना वायरस के डर से खरीदारी भी नहीं हो रही है। बाजार में डिमांड है लेकिन खरीदार निकल ही नहीं रहे। लॉकडाउन में ढील के बाद भी केवल 5% व्यापार हुआ है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं कि पिछले 60 दिनों में देश के रिटेल व्यापार को 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पिछले एक सप्ताह के दौरान डेयरी उत्पादों, किराना, FMCG उत्पादों और उपभोग वस्तुओं सहित आवश्यक वस्तुओं में ही कारोबार चला है। इलेक्ट्रॉनिक्स,
कट्रिकल, मोबाइल्स, गिफ्ट आर्टिकल, घड़ियां, जूते, रेडीमेड अपैरल्स, फैशन गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, फर्निशिंग, फैब्रिक, क्लॉथ, ज्वेलरी, पेपर, स्टेशनरी, बिल्डर, हार्डवेयर, मशीनरी, टूल्स सहित अन्य व्यापारों में ग्राहक गायब हैं। इसका बुरा असर सिर्फ व्यापारियों, कारोबारियों पर ही नहीं बल्कि सरकार को मिलने वाले टैक्स पर भी पड़ा है। अमेरिका एनएसए, चीन ने दुनिया में छोड़ा कोरोना। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन ने रविवार 24 मई को कहा कि चीन ने विश्व भर में घातक कोरोना वायरस छोड़ा है और बीजिंग ने इसे छिपाने की कोशिश बड़े स्तर पर की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बार बार संदेह व्यक्त किया है कि वुहान में पहली बार पाया गया कोरोना वायरस चीन की किसी प्रयोगशाला से निकला था। सीबीएस न्यूज के टॉक शो फेस द नेशन में ओब्रायन ने कहा, यह चीन द्वारा छोड़ा गया वायरस था। इसे छिपाया गया था और किसी दिन इसे एचबीओ पर उसी प्रकार दिखाया जाएगा जैसे चेर्नोबिल दिखाया गया था। फोरलेन पर एलपीजी गैस के टैंकर में आग लगी। सहजनवा इलाके में कसरवल गांव के पास फोरलेन पर सोमवार की रात एलपीजी गैस के टैंकर में आग लगने से सनसनी फैल गई। 1 घंटे तक फोरलेन पर आवागमन पूरी तरह से ठप रहा। अग्निशमन दल के आग पर काबू पाने के बाद ही वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी। टैंकर में लगी बैटरी में हुई शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारत पेट्रोलियम के प्लांट में गैस खाली कर टैंकर लेकर चालक गुजरात के बड़ोदरा जा रहा था। सोमवार की रात में 9:30 बजे के आसपास चालक अभी कसरवल गांव के पास पहुंचा था कि इंजन के पिछले हिस्से से आग का ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। कुछ देर बाद आग लगने का पता चलने पर चालक ने किसी तरह से टैंकर रोका। इस बीच रास्ते से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने फोन से इसकी सूचना अग्निशमन केंद्र को दे दी। सीमा पर तनाव, भारत से चीन निकालेगा अपने नागरिकों। भारत और चीन सीमा पर जारी तनाव और पश्चिमी व उत्तर भारत में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच चीन ने अपने नागरिकों को भारत से निकालने का फैसला किया है। नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास की ओर से सोमवार को जारी नोटिस में यह जानकारी दी गई। चीनी दूतावास ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों को एक आवश्यक नोटिस के जरिए सूचित किया कि उनके घर वापस जाने के लिए विशेष उड़ानें उपलब्ध होंगी। नोटिस में कहा गया है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने विशेष रूप से उन छात्रों और पर्यटकों के लिए विस्तृत योजना बनाई है जिन्हें चीन जाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चीनी दूतावास की वेबसाइट पर 25 मई को मंदारिन भाषा में दिएगा। इन नोटिस में कई स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने के सुझाव दिए गए हैं। दूतावास 27 मई तक यात्रियों का पंजीकरण करेगा। नगर निगम बनाएगा कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार के लिए अंत्येष्टि स्थल। कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार के लिए नगर निगम अलग से अंत्येष्टि स्थल बनाएगा। राप्ती के किनारे राजघाट पर प्रस्तावित इस अंत्येष्टि स्थल पर शवों का दाह संस्कार एलपीजी आधारित प्लांट में होगा। एक शव के अंतिम संस्कार में 12 से 16 किलोग्राम एलपीजी की जरूरत होगी। करीब 80 लाख की लागत से अंत्येष्टि स्थल को महीने भर में तैयार कर लिया जाएगा। गोरखपुर मंडल के कोरोना संक्रमितों का इलाज गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ही हो रहा है। बीआरडी में मरने वाले संक्रमितों का अंतिम संस्कार नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। लकड़ी से दाह संस्कार के खतरों को देखते हुए कमिश्नर ने नगर निगम को फूलप्रूफ व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। रविवार की देर शाम महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिजली आधारित शवदाह गृह को लेकर विचार विमर्श हुआ। कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे भारत और इजरायल। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत और इजरायल अब मिलकर लड़ेंगे। इजरायली दूतावास ने सोमवार को बताया कि कोविड-19 महामारी के बीच कोरोना वायरस की जांच में तेजी लाने के लिए भारत और इजरायल मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने कोरोना वायरस की जांच के लिए आंकड़े और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर संयुक्त रूप से शोध एवं विकास कार्य करने पर चर्चा की। भारत में तेजी से बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश और दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन और अलग अलग तरह की पाबंदियां लागू हैं, मगर अब तक इसकी रफ्तार में कमी देखने को नहीं मिल रही है। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेज गति से और बढ़ता ही जा रहा है और इसके पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,40,000 के करीब हो गई है। अब तक देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 1,38,845 पहुंची है, जिनमें से 4,021 लोगों की मौत हुई है और 57,000 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं विश्व स्तर की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 55 लाख पार कर चुकी है। संत कबीर नगर 5 नए कोरोना पॉजिटिव।
संत कबीर नगर में मंगलवार की देर रात 5 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक 72 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जबकि 6 संक्रमित की अब तक मौत हो चुकी है। 5 लोगों के संक्रमित पाए जाने की पुष्टि जिलाधिकारी ने की है। उसमें 3 लोग कोतवाली इलाके के कोनी गांव के संक्रमित युवक के संपर्क में थे। इनमें 2 महिलाएं और 1 युवक है। कोनी में मुंबई से आए एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके संपर्क में आए लोगों को जांच के लिए लाया गया था। चौथा पॉजिटिव बखिरा इलाके के आमडांड गांव और 5वां युवक महुली इलाके अत्रौलिया नाथनगर का रहने वाला है। अपर सीएमओ डॉक्टर मोहन झा ने बताया कि 5 लोग पॉजिटिव पाए गए। इन गांवों में जांच कराने के लिए टीम लगा दी गई है। 370 भारतीय नागरिक भारत आने के लिए नो मीन्स लैंड पर आए। भारत नेपाल की सीमा पर मंगलवार की देर शाम तक 370 भारतीय नागरिक भारत आने के लिए नो मीन्स लैंड पर आ गए थे, लेकिन भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने पर नेपाली सीमा में खुले आसमान के नीचे बैठे रहे। अधिकारियों ने बताया कि अन्य प्रदेश के लोगों को 29 मई को आने की अनुमति है। अभी केवल उत्तर प्रदेश के ही लोगों को ही आने की अनुमति है। एसडीएम नौतनवा जसधीर सिंह ने बताया कि इसकी सूचना इमिग्रेशन अधिकारी को दे दी गई है। इमिग्रेशन अधिकारी ने विदेश मंत्रालय को सूचित कर दिया है। सीमा पर तैनात अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश को छोड़ भारत के अन्य प्रदेशों के निवासियों को भारत में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। सीमा पर फंसे लोगों में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी से चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द हालात सामान्य और जमीनी स्तर पर राहत पहुंचाने की अपील की है। जगदीप धनखड़ ने एक ट्वीट में लिखा, बिजली, पानी और अन्य जरूरी सेवाएं तत्काल सामान्य किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी, यह मीडिया में दावों का समय नहीं है। अब जमीनी स्तर पर राहत पहुंचाने की जरूरत है। उद्धव ठाकरे के सरकारी आवास पर होने वाली है बड़ी बैठक। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित महाराष्ट्र में ही हैं। इस वायरस की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार पर कोरोना से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने तो राज्यपाल से मुलाकात कर राष्ट्रपति शासन की भी मांग कर दी है। विपक्ष महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। वहीं सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सरकारी आवास वर्षा बंगला पर महाविकास अघाड़ी की महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। इस महत्वपूर्ण बैठक में गठबंधन तीनों पार्टियों यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र में इस समय राजनीति गरमाई हुई है। राज्य सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस बार नहीं होगा भारत चीन सीमा कारोबार। हर साल 1 जून को लिपुलेख दर्रे से शुरू होने वाला भारत चीन सीमा व्यापार इस वर्ष कोरोना के कारण नहीं होगा। व्यापार शुरू होने की तय तारीख में महज 4 दिन बचे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर अब तक अधिकारियों को विदेश मंत्रालय से कोई निर्देश नहीं मिले हैं। शीर्ष स्तर पर इस संबंध में निर्णय ले लिया गया है। अब स्थानीय स्तर पर महज इसकी औपचारिक घोषणा होनी है। व्यापार स्थगित होने से सीमांत के करीब 800 से अधिक लोगों की आजीविका सीधे प्रभावित होगी। क्राइम ब्रांच आज 280 विदेशी जमातियों के खिलाफ दाखिल करेगी चार्जशीट। निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे 280 विदेशी जमातियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज 27 मई को चार्जशीट दाखिल करेगी। तबलीगी जमात के इन विदेशी जमातियों पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। बता दें कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए ये विदेशी टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आए थे, लेकिन फिर यहां आकर ये लोग पर धार्मिक गतिविधियों में शामिल हुए, ऐसा इन विदेशी जमातियों पर आरोप है। ये 280 विदेशी जमाती 13 देशों से भारत में निजामुद्दीन मरकज पहुंचे थे। इससे पहले क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को 20 देशों के 82 विदेशी तबलीगी जमातियों के खिलाफ साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। क्राइम ब्रांच ने इन विदेशी जमातियों के खिलाफ 15,449 पन्नों की 20 चार्जशीट दाखिल की। क्राइम ब्रांच ने विदेशी जमातियों के खिलाफ 3 अलग अलग धाराओं में चार्जशीट की। इसमें 14 फॉरेनर एक्ट, एपिडेमिक डिजीज एक्ट और डिजास्टर एक्ट के तहत शामिल हैं। चार्जशीट में मरकज मैनेजमेंट के रोल का जिक्र भी किया गया है। मौलाना साद के नाम का भी जिक्र है। चीन के राष्ट्रपति ने सेना से कहा, युद्ध के लिए रहें तैयार। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को देश के सुरक्षा बलों को निर्देश दिया कि वे सैनिकों की
ट्रेनिंग को मजबूत करें और युद्ध के लिए तैयार रहें। वहां की सरकारी मीडिया ने उनके हवाले से कहा, राष्ट्रीय संप्रभुता की पूरी तरह से रक्षा और देश की समग्र सामरिक स्थिरता की रक्षा करने के लिए सैनिकों के प्रशिक्षण को व्यापक रूप से मजबूत करना और युद्ध के लिए तैयार करना महत्वपूर्ण था। उनका यह भाषण ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका के साथ तनाव चरम पर होने के बीच स्थानीय राजनेताओं और राजनयिकों की तरफ से बलपूर्वक ताइवान को मिलाने जैसे संदर्भ दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही हांगकांग के विशेष प्रशासित क्षेत्रों में नए और विवादास्पद कानून को लागू किया जा सकता है ताकि हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा सके। नहीं मिल रहे विमान कंपनियों को यात्री। लॉकडाउन के बीच फ्लाइट सेवा शुरू तो हो गई लेकिन विमान कंपनियों को गोरखपुर से जाने वाले यात्री ही नहीं मिल रहे हैं। बुधवार को भी यात्रियों की संख्या कम ही रही। हालांकि मंगलवार की अपेक्षा कुछ यात्री जरूर अधिक थे लेकिन संख्या देख विमान कंपनियां काफी निराश हैं। बुधवार को दिल्ली जाने वाली 72 सीटर ATR में महज 19 यात्री ही सवार हुए जबकि मुंबई जाने वाली 180 सीटर बोइंग में महज 43 यात्रियों ने ही उड़ान भरी। हालांकि दिल्ली जाने वाली बोइंग में 90 यात्रियों ने उड़ान भरी। दिल्ली और मुंबई से आने वाले यात्रियों की संख्या जाने वालों की अपेक्षा ठीक है। यहां से कुल 300 यात्री आए, जबकि जाने वालों की संख्या आधी 152 थी। दूसरी तरफ तेलंगाना के हैदराबाद की फ्लाइट की उड़ान शुरू होने को लेकर अभी भी कोई फैसला नहीं हो पाया। एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग समेत सरकार की तरफ से जारी सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया गया। अमेरिका के स्पेसएक्स का ह्यूमन स्पेस मिशन को रोकना पड़ा। अमेरिका के स्पेसएक्स का ह्यूमन स्पेस मिशन आज खराब मौसम की भेंट चढ़ गया और लॉन्चिंग से ठीक चंद मिनट पहले आज ह्यूमन स्पेस मिशन को रोकना पड़ा। दरअसल स्पेसएक्स का एक रॉकेट नासा के पायलट डग हर्ली और बॉब बेंकन के साथ ड्रैगन कैप्सूल को लेकर आज तड़के कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से उड़ान भरने वाला था, मगर खराब मौसम की वजह से ऐसा नहीं हो सका। माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पूर्व निर्धारित समय शाम 4:33 पर इसकी लॉन्चिंग की जानी थी, मगर बारिश और तूफान की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अब शनिवार तक के लिए इसे टाल दिया गया है और शनिवार की सुबह में दोबारा प्रयास किया जाएगा। पिछले करीब एक दशक में पहली बार अंतरिक्ष यात्री फ्लोरिडा से उड़ान भरेंगे। गूगल 6 जुलाई से खोलेगा अपने ऑफिस। गूगल ने 6 जुलाई से अपने ऑफिस खोलेगा। कंपनी ने साथ ही विश्व स्तर पर आवश्यक उपकरणों और ऑफिस फर्नीचर पर खर्च के लिए अपने प्रत्येक वर्कर को $1000 लगभग 75,000 रुपये देने की घोषणा की। वर्तमान में सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अल्फाबेट और गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि कंपनी 6 जुलाई से अन्य शहरों में और अधिक बिल्डिंग्स खोलना शुरू कर देगी। पिचाई ने बयान जारी कर कहा, परिस्थिति के अनुसार अनुमति मिलने पर रोटेशन प्रोग्राम को और स्केल करके गूगल सितंबर तक 30% कार्यालय क्षमता हासिल कर लेगा। CEO पिचाई ने कहा, हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि अधिकांश गूगल के कर्मचारी इस साल के बाकी हिस्सों के लिए बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम करेंगे। ऐसे में हम प्रत्येक वर्कर को आवश्यक उपकरण और कार्यालय फर्नीचर खर्च के लिए $1000 का भत्ता या उनके देश के अनुसार बराबर मूल्य देंगे। पिचाई के अनुसार इस साल के लिए ऑफिस में आकर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बेहद सीमित है। पुलवामा को फिर दहलाना चाहते थे आतंकवादी एक बार फिर पुलवामा को दहलाना चाहते थे। उन्होंने एक कार में विस्फोटक रखा था, लेकिन उनके नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। भारतीय जानबाजों ने विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया। पुलवामा के राजपुरा के अयांगुंड एरिया में एक कार में IED रखा हुआ था। सूत्रों का कहना है कि कार में आतंकवादी भी मौजूद था, लेकिन घेराबंदी को देखते हुए वह भाग गया। पुलिस को 4-5 दिन पहले IED ले जाने वाले वाहन के मूवमेंट के बारे में सूचना मिला थी। इसके बाद 44 RR पुलिस और CRPF ने संयुक्त अभियान चलाकर एक सेंट्रो कार से विस्फोटक बरामद किया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते को तुरंत मौके पर बुलाया गया और इस दस्ते ने IED को निष्क्रिय कर दिया। इसमें किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। विरोध के बीच ध्वस्त हुई दुकानें। बुधवार को गोरखनाथ ओवरब्रिज से लेकर थाना गेट के बीच ध्वस्तीकरण अभियान चला। कुछ व्यापारी विरोध कर रहे थे, जिन्हें अनसुना कर दिया गया। गोरखनाथ सब्जी मंडी के पास कुछ व्यापारी इस बात का विरोध कर रहे थे कि जब विभाग ने 11 मीटर का मानक तय कर दिया है तो उससे अधिक क्यों तोड़ा जा रहा है। अधिकारी मुआवजे को लेकर भी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। ध्वस्तीकरण अभियान के चलते प्रशासन ने ओवरब्रिज और थाना गेट के पास बैरियर लगा रखा है। ब्रिज से आने वाले लोगों को झूलेलाल मंदिर से ही डाइवर्ट कर दिया गया।
ई बरगदवा की तरफ से आने वालों को थाना गेट से डाइवर्ट कर दिया गया। थाना गेट से ट्रैफिक को अंसारी रोड, जगैसापासी रोड की तरफ डाइवर्ट कर दिया जा रहा था। बिजली विभाग द्वारा बिना अनुमति के ही सड़क खोद डालने के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग सड़क पर उड़ने वाली धूल को लेकर परेशान रहे। ट्रंप के बाद इस देश के राष्ट्रपति भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का कर रहे सेवन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले भी कोरोना वायरस के खिलाफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का सेवन कर रहे हैं। मंगलवार को बुकेले ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि वह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा लेकर रहे हैं, हालांकि वह इसे कोविड-19 के इलाज के तौर पर प्रचारित नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के बाद वह इसका कोरोना वायरस की दवा के तौर पर प्रचार नहीं कर रहे हैं। हालांकि मरीज अगर चाहे तो इसका रोकथाम के उपाय के रूप में सेवन कर सकता है। बुकेले ने कहा, मैं इसे महामारी को फैलने से रोकने के लिए ले रहा हूं। जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप भी महामारी को फैलने से रोकने के लिए इसका सेवन करते हैं, दुनिया के तमाम बड़े नेता इसका सेवन रोग को फैलने से रोकने के लिए करते हैं। हनीमून ट्रिप पर भारत आते हैं टिड्डी दल। देश के कुछ राज्य टिड्डी दल के कहर से जूझ रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इस समय टिड्डी दल से परेशान है। दिल्ली और यूपी अलर्ट पर है। ये जहां जाते हैं फसल पूरी चौपट कर देते हैं। ये ओमनिवरस जीव है। कृषि मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान टिड्डी दल पर नियंत्रण नहीं रख पाया। अब ये टिड्डी दल भारत में घुसकर फसलें चट कर रहा है। पूरी धरती के 1/5 भाग को कवर कर सकते हैं टिड्डी दल। विश्व की 1/10 जनसंख्या की रोजी रोटी छीन सकते हैं। विश्व के 60 देश में कहर बरपाते हैं टिड्डी दल। गल्फ देशों अफ्रीका से होते हुए भारत आते हैं टिड्डी दल। जोधपुर के टिड्डी दल नियंत्रण संगठन के अनुसार भारत में मानसून से पहले अपनी ब्रीडिंग करने आते हैं टिड्डी दल। भारत के बाद फिर टिड्डी गल्फ, ईरान, अफ्रीका की तरफ लौटते हैं। इस समय भी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पास बड़ी संख्या में अवयस्क टिड्डी मौजूद हैं, जो भारत में और जगह कहर बरपाने को तैयार हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये हनीमून ट्रिप पर आते हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं और फसल बर्बाद करते हैं। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद डिबेंचर के जरिए 250 करोड़ रुपए जुटाएगी। बाबा रामदेव के नेतृत्व वाली पतंजलि आयुर्वेद ने डिबेंचर जारी कर 250 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। कंपनी अपनी कार्यशील पूंजी जरूरतों और आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क को मजबूत बनाने में इस राशि का इस्तेमाल करेगी। उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित इस कंपनी ने पहली बार डिबेंचर के जरिए पूंजी जुटाने का फैसला किया है। पतंजलि आयुर्वेद हाल के वर्षों में त्वरित उपभोग सामान बनाने वाली एफएमसीजी प्रमुख कंपनी के तौर पर उभरी है। कंपनी ने कहा है कि गैर परिवर्तनीय डिबेंचर एनसीडी की परिपक्वता अवधि 3 साल होगी और इस पर 10.10% की दर से ब्याज देय होगा। ये डिबेंचर 28 मई 2023 को परिपक्व होंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक डिबेंचर के लिए बोली 28 मई 2020 को शुरू होगी। डिबेंचर शेयर बाजार में सूचीबद्ध और विमोचनीय होंगे। स्वशून्य ओम प्रकाश पासवान जी गरीबों के मसीहा थे, सुनील पासवान। गोरखपुर, स्वशून्य ओम प्रकाश पासवान जी के स्मृति में सिटी हॉस्पिटल और पेनेशिया लाइफ केयर के तत्वाधान में बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान और बांसगांव के विधायक डॉक्टर शून्य विमलेश पासवान जी एवं सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर शून्य है के मल द्वारा विभिन्न प्रदेशों से आए हुए प्रवासी लोगों के लिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर श्रमिक ट्रेनों से आए हुए सभी लोगों को भोजन, पानी और मिष्ठान का वितरण किया गया। इस अवसर पर चरगावा विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख सुनील पासवान ने कहा कि अमर शहीद ओम प्रकाश पासवान जी गरीबों के मसीहा थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए बांसगांव लोकसभा के सांसद श्री कमलेश पासवान जी व बांसगांव के विधायक डॉक्टर शून्य विमलेश पासवान जी व सिटी हॉस्पिटल के डा शून्य आशुतोष कुमार मल जी को जब यह जानकारी हुई कि दूर दराज से आए प्रवासी श्रमिकों को कभी कभी रास्ते में भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो रेलवे स्टेशन पर वितरण का कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे यहां पर ट्रेन से आए कोई भी श्रमिक अपने घर भूखा नहीं जा रहा है। भोजन वितरण कार्यक्रम लॉकडाउन तक लगातार चलता रहेगा। इस अवसर पर अनिल कुमार त्रिपाठी सहायक चकबंदी अधिकारी, गोविंद मिश्र सहायक अभियंता, श्रीराम पांड्या वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पंकज श्रीवास्तव WBN, राधेश्याम संग्रह अमीन, मस्तराम सिंह संग्रह अमीन, छेदी संग्रह अनुसेवक OP यादव, पप्पू यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामवृक्ष यादव, पूर्व पार्षद महेश पासवान, सुरेंद्र पासवान BDC, विंदेश कुमार, रामलवट, राजू कुमार, लखराज, लक्ष्मण यादव व चरगावा ब्लॉक के सफाईकर्मी टीम लीडर अब्बास अली सहित दर्जनों लोग व सांसद मीडिया प्र
भारी संतोष श्रीवास्तव उपस्थित रहे। मन की बात पीएम मोदी ने की वीर सावरकर की निडरता की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को याद किया। पीएम मोदी ने कहा, वीर सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुए भारतीय वीरों के संघर्ष को देश की आज़ादी की पहली लड़ाई कहने की हिम्मत की। पीएम मोदी ने मन की बात में कही गई इस बात का वीडियो ट्वीट भी किया। पीएम मोदी ने कहा, इस मई महीने की याद एक और बात से जुड़ी है और वह है वीर सावरकर। 1857 में यह वही महीना था जब देश के वीरों ने अंग्रेजों को अपनी ताकत दिखाई थी। देश के कई हिस्सों में हमारे जवान और किसान अपनी बहादुरी दिखाते हुए अन्याय के विरोध में उठ खड़े हुए थे। दुख की बात है कि हम लंबे समय तक 1857 की घटनाओं को केवल विद्रोह या सिपाही विद्रोह कहते रहे। वास्तव में न सिर्फ उस घटना को कम करके आंका गया बल्कि वो हमारे स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाने का एक प्रयास भी था। ये वीर सावरकर ही थे जिन्होंने निर्भीक होकर लिखा कि 1857 में जो कुछ भी हुआ वो कोई विद्रोह नहीं था बल्कि आज़ादी की पहली लड़ाई थी। पाकिस्तान में फंसे 300 भारतीय शनिवार को स्वदेश लौटेंगे। भारत ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में फंसे अपने 300 नागरिकों को वापस स्वदेश लौटने की अनुमति दे दी है। यह जानकारी पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में दी गई है जिसमें बताया गया है कि इनकी वापसी शनिवार को वाघा सीमा के रास्ते होगी। कोरोना महामारी के बाद से बंद अटारी वाघा सीमा को भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए कुछ समय के लिए खोला जाएगा। इससे पहले भारत में फंसे पाकिस्तानियों की स्वदेश वापसी के लिए इस सीमा को कुछ मौकों पर खोला जा चुका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान से लौटने वाले इन भारतीयों में 80 कश्मीरी छात्र भी शामिल हैं जो लाहौर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा 10 भारतीय इस समय इस्लामाबाद और 12 ननकाना साहिब में अपने रिश्तेदारों के यहाँ टिके हुए हैं। 200 के करीब भारतीय नागरिक कराची व सिंध की अन्य जगहों पर रह रहे हैं। यात्रियों के गोरखपुर पहुंचने का सिलसिला जारी। कोरोना से बचाव के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच विभिन्न प्रांतों से श्रमिकों को लेकर ट्रेनों के गोरखपुर आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 242 ट्रेनों से 2.57 लाख श्रमिक आ चुके हैं। शुक्रवार को भी यह सिलसिला जारी है। ट्रेनों से आ रहे यात्रियों का लाइन में लगवाकर उतारा जा रहा है। इसके बाद सबकी बारी बारी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। शुक्रवार को कुल 6 ट्रेनें श्रमिकों को लेकर आएंगी। इनमें तिरुवल्लुर, वैष्णो देवी, कटरा, सूरत, चंडीगढ़ से एक तथा 2 वापी, गुजरात से 2 ट्रेनें आनी हैं। ट्रंप मुझे पसंद हैं। भारत के प्रधानमंत्री। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति अपना प्रेम और उसके नेता के साथ अच्छे तालमेल को दर्शाते हुए कहा है कि उन्हें अत्यंत सज्जन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन कुछ नेताओं में शामिल हैं जिनके ट्रंप के साथ निकट मित्रवत संबंध हैं। वे अक्सर एक दूसरे से बात करते हैं और उनकी बातचीत आमतौर पर सार्वजनिक नहीं होती है। ट्रंप ने बृहस्पतिवार को ओवल कार्यालय में व्हाइट हाउस के संवाददाताओं से कहा, मुझे मोदी पसंद है। मुझे आपके प्रधानमंत्री काफी पसंद हैं। वह अत्यंत सज्जन व्यक्ति हैं। वह शानदार काम कर रहे हैं। उन्होंने एक पखवाड़े से भी कम समय में दूसरी बार मोदी से बातचीत की पुष्टि की है। हालांकि भारत ने दोनों के बीच हाल फिलहाल में किसी भी मुद्दे पर बातचीत होने की बात को खारिज किया है। महाराष्ट्र में मानसून 8 जून को दे सकता है दस्तक। महाराष्ट्र में तपती गर्मी से जल्द राहत मिलने वाली है। महाराष्ट्र में मानसून 8 जून को दस्तक दे सकता है और मानसून से पूर्व की गतिविधियां 30 मई से शुरू हो सकती हैं। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। भारतीय मौसम विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर अनुपम कश्यपी ने बताया कि केरल तट पर मौसमी गतिविधियां काफी अनुकूल हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल में 1 जून को दस्तक दे सकता है। उन्होंने बताया कि 31 मई से 4 जून के बीच दक्षिण पूर्व और पूर्वी मध्य अरब सागर के पास कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। केरल में 1 जून को मानसून के दस्तक के लिए यह स्थिति काफी अनुकूल होगी। अब तत्काल बन जाएगा पैन। अब आपको आधार की डिटेल देते ही पैन नंबर मिल जाएगा। रियल टाइम बन जाएगा पैन। इसके लिए आपको वैलिड आधार नंबर देना पड़ेगा और मोबाइल नंबर आधार के साथ रजिस्टर होना चाहिए। यानी पैन आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तुरंत मिल जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह फैसिलिटी 28 मई को लॉन्च कर दी है। इसकी घोषणा आम बजट में हुई थी। बजट में कहा गया था कि बिना कोई डिटेल फॉर्म भरे आधार के जरिए ही पैन बन जाएगा। AKYC के जरिए यह संभव होगा।
सरकार का दावा है कि 10 मिनट में ही पैन मिल जाएगा। दिल्ली से सटी गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा की सीमाएं सील। गाजियाबाद में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते जिला प्रशासन द्वारा सील की गई दिल्ली गाजियाबाद की सीमाओं के चलते आज फिर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम लगा है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर लोगों के पहचान पत्र और पास की जांच हो रही है, जिसके चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है और सीमा पर लंबा जाम लग गया है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी लोगों के पास और पहचान पत्र की जांच पुलिस कर रही है। इस पर जब सवाल किया गया तो सब इंस्पेक्टर भीम सिंह ने बताया, अभी तक कोई नई गाइडलाइन नहीं आई है। लॉकडाउन 4.0 में जो गाइडलाइन दी गई है हम उसी का पालन कर रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने तोशाखाना राष्ट्रीय वस्तु संग्रह मामले में शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि नवाज शरीफ को शुक्रवार को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा गया था, लेकिन वह नहीं आए। अदालत ने 15 मई को नवाज शरीफ, एक अन्य पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ जरदारी को तोशाखाना मामले में शुक्रवार को पेश होने के लिए कहा था। गिलानी व एक अन्य आरोपी अदालत में पेश हुए, लेकिन नव और जरदारी नहीं आए। कुलगाम मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। दरअसल खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली थी कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के वानपोरा इलाके में आतंकी छिपे हैं, जिसके बाद भारतीय सेना, एसओजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रखा है। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक सच की मध्यस्थता नहीं करता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुछ ट्वीट को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बीच चल रही तनातनी के बीच फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का एक बयान आया है। मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि उनकी कंपनी सच्चाई की मध्यस्थता नहीं करती है। एक इंटरव्यू में मार्क जुकरबर्ग ने कहा, मेरा दृढ़ता से ऐसा मानना है कि फेसबुक सच की मध्यस्थता नहीं करता है। जो बातें लोग ऑनलाइन कहते हैं, प्राइवेट कंपनियों को शायद नहीं होना चाहिए। खासतौर पर इस तरह के प्लेटफॉर्म कंपनियां, यह ऐसा करने की स्थिति में नहीं होनी चाहिए। अमित शाह, 6 साल में ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह अपने सख्त और बड़े फैसलों के लिए जाना जाएगा, जिसने देश के चेहरे को बदल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने 6 साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी, जो विकास की राह पर है। ड्रोन से होगी आपके घर में सामान की डिलीवरी। अब तक आपने सुना होगा कि अमेरिका जैसे विकसित देशों जरूरत का सामान ड्रोन से उपलब्ध कराने पर काम चल रहा है। लेकिन ड्रोन से जरूरी सामान पाने का सपना आपके लिए यहाँ भारत में ही पूरा होने वाला है। इसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। बहुत जल्द ट्रायल भी शुरू हो जा। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने हाल ही में घरेलू विमान कंपनी स्पाइसजेट को ड्रोन के जरिए दवाओं और जरूरी उत्पाद के होम डिलीवरी की इजाजत दे दी है। बहुत जल्द स्पाइसजेट अपनी सहयोगी कंपनी स्पाइस एक्सप्रेस के जरिए सामान की डिलीवरी करना शुरू करेगी। ड्रोन आपके घर दवाएं और अन्य जरूरत का सामान न तुरंत डिलीवर करेगी। ट्रंप, हम WHO के साथ अपने संबंधों को खत्म कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज हम WHO के साथ अपने संबंधों को खत्म कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, $40 मिलियन प्रति वर्ष का भुगतान करने के बावजूद WHO पर चीन का नियंत्रण है, जबकि अमेरिका प्रति वर्ष $450 मिलियन का भुगतान कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना को रोकने में शुरुआती स्तर पर नाकाम रहा, क्योंकि अब सुधार की जरूरत है, इसलिए आज हम WHO के साथ अपने संबंधों को खत्म कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन को दिए जाने वाले फंड को अब पब्लिक हेल्थ की दिशा में काम करने वाले किसी और संगठन को देंगे। टिड्डी दल से विमानों के उड़ान भरने और लैंड करने में परेशानी। पाकिस्तान से घुसकर देश में हरियाली पर कहर बरपा रहे टिड्डी दलों से विमानों के लिए भी परेशानी पैदा हो गई है। उड्डयन निया
डीजीसीए ने पायलटों को उड़ान भरते समय और उतरते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें टिड्डी दलों की जानकारी मिलने पर उनके समूह के बीच से उड़ान नहीं भरने का आदेश दिया गया है। ऐसा करने वाले पायलटों की लॉग बुक में इसे गलती के तौर पर दर्ज किए जाने और विमान की जांच इंजीनियरों से कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस 1826 में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन। हिंदी पत्रकारिता दिवस की हमारे सभी पत्रकार साथियों व पाठकों को इंडियन न्यूज एरा के प्रधान संपादक श्री R.N. सिंह व पूरी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं व बधाइयां। हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। इसी तिथि को पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया था। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने ही की थी। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई थी, जिसका श्रेय राजा राममोहन राय को दिया जाता है। आज के समय में समाचार पत्र एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है। मीडिया ने आज सारे विश्व में अपनी एक खास पहचान बना ली है। हिंदी पत्रकारिता ने एक लंबा सफर तय किया है। जब पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड को रूप दिया, तब किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि हिंदी पत्रकारिता इतना लंबा सफर तय करेगी। जुगल किशोर शुक्ल ने काफी दिनों तक उदंत मार्तंड को चलाया और पत्रकारिता करते रहे, लेकिन आगे के दिनों में उदंत मार्तंड को बंद करना पड़ा था। यह इसलिए बंद हुआ क्योंकि पंडित जुगल किशोर के पास उसे चलाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। वर्तमान में बहुत से लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में पैसा लगा रहे हैं। यह एक बड़ा कारोबार बन गया है। जो हिंदी का क ख ग भी नहीं जानते, वे हिंदी में आ रहे हैं।